नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोग दिन रात एक कर रहे होंगे। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपकी सहायता करने के लिए लेकर के आ गया हूँ भारत का संवैधानिक विकास या भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। और जो हम लोग पढ़ने की जो पृष्ठभूमि बना रहे हैं, उसमें हमने जो बुक ली है वो घटना चक्र ली है, जिसका आधार होता है कि बीती हुई परीक्षाओं में जो दिए हुए क्वेश्चन रहे हैं उन पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो उसके लिए सभी जानते हैं घटना चक्र में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग करके रखा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है, तो वो सारी बातें इस घटना चक्र की बुक में होती हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई और बेहतर होती है। तो साथियों, थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैं आपके समक्ष आप आ चुका हूँ। तो देखना क्या है कि भाई, जैसे होता क्या है कि आपकी पढ़ाई में मेरा जो सहयोग होने वाला है वो उस तरीके से है, जैसे कि वो गिलहरी वाली आपने कथा सुन रखी होगी कि भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे श्रीलंका तो क्या ही कहें, लंका जब जा रहे थे तो वहाँ पर जो उनकी सेना ने जो पहाड़ डाल करके, पत्थर डाल करके सेतु निर्माण में अपनी भूमिका अदा की थी, तो उसमें एक काम गिलहरी भी कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी उस गिलहरी की तरीके से आपकी अगर पढ़ाई में थोड़ी सी भी रेत डाल दूँ तो मैं उसमें अपने आप को बड़ा भाग्यशाली, या कहूँ तो बहुत सार्थकता महसूस करूँगा उसमें। अगर मैं इतना कुछ कर लेता हूँ तो बड़ा सार्थक होगा मेरा कार्य। तो साथियों, इसमें आपको बने रहना है और देखना है किस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास होता है। सबसे पहले तो दोस्तों बात आती है संविधान की। तो संविधान के विषय में अगर हम जानते हैं तो आप सभी को पता है कि सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और मतलब होता है क्या है कि एक विधि है, एक नियम है, जो समाज की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी सभ्य समाज में संविधान या उसके द्वारा बनाए हुए नियम कानूनों को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और उससे किस तरीके से समाज में सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो वो सारी चीज़ें संविधान के तहत होती हैं। और उसी संविधान का जो विकास होता है किस क्रम में हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा देश जो है वो 1947 को आज़ाद हुआ और वहाँ से हमारे देश में स्वतंत्र रूप से हमारी सरकार बनी। और उसको सरकार को, उस देश को, उस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। और उसके तहत हम लोग का जो प्रशासनिक, शासनिक और जो अगर बात करें हम लोग वैधानिक चीज़ें चल रही हैं तो उसी संविधान से चल रही हैं। तो इसका विकास किस क्रम में होता है, तो उस पर सबसे पहले बात आती है। तो भारत का संवैधानिक विकास, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी भूमिका हम बनाते हैं। भूमिका ये होती है कि जब हम अपना संविधान लागू करते हैं तो उससे पहले की जो चीज़ें रही हैं, जो कुछ नियम कानून बनते रहे, तो उन पर भी बात होगी। कहाँ से संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो सारी चीज़ें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, वो आप सभी को पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आए थे। और जो बात करें कि 1600 में महारानी जो एलिज़ाबेथ प्रथम के जो चार्टर थे, चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त थे। तो भैया, महारानी एलिज़ाबेथ थी प्रथम, उनके द्वारा मतलब वहाँ की जो कंपनी थी उसको भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दिए गए। और कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापार कार्य तक ही सीमित थी, और ये 1765 में बंगाल और बिहार उड़ीसा के दीवानी, अर्थात बात करें तो राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। मतलब दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए 1765 में। आप सभी को पता है 1757, और अगर बात करें 1757 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। वो एक निर्णायक युद्ध होता है कि ब्रिटिश भारत में शासन करने के लिए अपने कदम स्थापित कर लेते हैं। तो उसके तहत क्या होता है कि अधिकार उनको थोड़े से मिल जाते हैं और वहाँ से शासन करने की शक्ति उनकी मजबूत हो जाती है। और बाकी आप लोग जानते हैं 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कंपनी जो अभी तक कुछ नियम कानून के तहत यहाँ पर दीवानी मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी, तो उससे 1858 में क्या होता है कि ब्रिटिश
ताज के तहत क्या होता है, पूरे भारत में मतलब शासन होने लगता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता जब प्राप्ति होती है, तो उसके बाद से जो नियम कानून बने उसके विषय में बात होती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सभी को पता है कि भारत में संवैधानिक विकास दो टाइप से हम देख सकते हैं। एक तो जब कंपनी आई और कंपनी को क्या अधिकार प्राप्त थे, कौन कौन से एक्ट बने, कौन से नियम कानून बने, तो वो आप लोग जानते हैं कि मतलब कि 1858 तक कंपनी का शासन था। और जब सिपाही विद्रोह होता है तो वहाँ से कंपनी के हाथों से सत्ता छीन करके मतलब क्राउन के हाथ में, मतलब ब्रिटिश की क्राउन के हाथ में चली जाती है। तो 1858 तक कंपनी का शासन होता है। और 58 से लेकर के 47 तक जो होता है वो सम्राट का शासन होता है। बात आप लोग समझ रहे होंगे। कंपनी जो थी वो व्यापार करने आई थी, लेकिन उसको कुछ इस तरीके से अधिकार मिलते रहे कि वो यहाँ पर शासन करने में भी सक्षम रही। और 1858 तक कंपनी एक तरीके से शासन कर रही थी। और अंततः 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद क्या होता है कि सम्राट का शासन यहाँ पर चलने लगता है भारत में। तो ये भूमिका होती है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया भी हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु जो 1773, 1753 या 1757-58 तक के हैं, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश की संसद में पारित अधिनियम थे, मतलब भारत में कंपनी किस तरीके से शासन करेगी, किस तरीके से व्यापार करेगी, तो उसके लिए, उस कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटिश की संसद में जो अधिनियम पारित होते थे वो 1853 तक रहे। और दिन बात करते हैं 1858 से लेकर के 47 तक ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन जो पारित अधिनियम होते हैं, तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात आ जाती है, इतनी भूमिका आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ से देखते हैं जब कंपनी शासन कर रही होती है तो उस समय कौन से एक्ट पारित होते हैं, तो इस पर बात आती है। सर्वप्रथम सभी को पता है भैया कि 1773 मतलब ब्रिटिश की जो संसद थी, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट होती है, उसमें 1773 के रेगुलेटिंग जो एक्ट होता है, उस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो जो बंगाल का गवर्नर होता था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहाँ बनेगा, 1773 में। और उसकी सहायता से क्या किया गया भैया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है इस एक्ट के अनुसार, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भाई ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद इनके 4 सदस्य थे, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे दोस्तों अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब परिषद, मतलब परिषद के साथ गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दे दिया गया। तो मतलब सैनिक और जो असैनिक थे, उस तरीके से कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पर मतलब कि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में शासन करने लगती है। और इनके जो प्रमुख मामलों में, जैसे कि बात करें विदेश नीति में, मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, तो बंगाल में थे, बशर्ते मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उसका भी अधीक्षण, मतलब उसकी जानकारी, उसकी निरीक्षण करने का भी अथॉरिटी जो थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत थी। और अगर बात करें तो इसी एक्ट के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और जिसमें क्या होता है दोस्तों, 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, तो मतलब 3+1, एक जो मेन था और 3 अन्य थे। और अगर बात करें इसमें तो जो प्रमुख न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो थे सर एलिजा एम्पे। कौन साहब थे, सर, सभी को पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन होता है। सर एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इस अधिनियम के तहत क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उन पर एक बार हम लोग नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा। तो इस एक्ट में क्या हुआ कि भाई कंपनी जो है वो व्यापार करेगी, लेकिन वो
ब्रिटिश ताज के अधीन करेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बात कही गई है कि निजी व्यापार, मतलब कोई व्यक्ति आए और वो खुद खरीदारी और बेचने का काम करने लगे और भारतीयों से उपहार ले, मतलब कोई चीज़ गिफ्ट में ले, इस चीज़ के लिए प्रतिबंध लगाया गया। अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला एक आता है एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आता है? तो 1784 में कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के जो पिट्स इंडिया मूवमेंट था उसमें अगर बात करते हैं, एक्ट जो था 1784 का, मूवमेंट नहीं एक्ट बोलेंगे, तो इसमें राजनीति और जो व्यापारिक मामले थे उनको पृथक कर दिया गया। और अगर बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण होता कि जो राजनीतिक मामले थे उसके प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगला अधिनियम कौन सा आता है, तो 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो भाई जो 4 सदस्यीय जो वो बनाई गई थी परिषद, उसमें गवर्नर जनरल जो था उसको ये अधिकार दे दिया गया कि कुछ विशेष सिचुएशन अगर होती है तो परिषद का जो निर्णय है उसको निरस्त कर दिया जाए अथवा लागू कर दिया जाए। तो ऐसी शक्ति मिल जाती है 1786 के अधिनियम के तहत। अगर हम आगे बात करते हैं तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी। तो इतना याद रखना है भाई, इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं और कौन कौन से अधिनियम बनते रहे, तो होता ये इसलिए था कि ब्रिटिश जो संसद थी वो इसलिए अधिनियम बनाती थी कि जो कंपनी है वो एक तरीके से मनमानी ना कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर बनाए जा रहे थे अधिनियम, मतलब कंपनी को हैंडल करने के लिए। उसके बाद लिखा है कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। तो इस समय अगर बात करें तो 86 के बाद जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उसके बाद बात करें तो 1793 के एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो भाई जैसे कोई कंपनी वहाँ से, मतलब अब जैसे कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार से परमिशन लेते हैं, वैसे ही जो कंपनी थी वो मतलब कि परमिशन लेकर के आई थी कि इतने वर्ष के लिए हमें व्यापार करना है भारत में। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो 1793 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत जो कंपनी के व्यापार करने की जो अथॉरिटी थी, अधिकार थे, उसको 20 वर्ष के लिए इन्हेंस कर दिया जाता है, उसमें मतलब बढ़ा दिए जाते हैं। और फिर अगर बात करें तो 1813 का जो एक एक्ट होता है, इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। तो मतलब ये था कि जो भारतीय लोग थे उनकी शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध कहाँ किया गया था? 1813 ईस्वी में। उसके बाद बात करें तो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार था। तो हो क्या रहा था, जो कंपनी का एकाधिकार था, जो उसकी मोनोपोली थी, उसके जो राइट्स थे उसको समाप्त कर दिया गया, जिसमें केवल 2 चीज़ें रखी गई कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, उस पर आप कंपनी एकाधिकार बनाए रख सकती है, मतलब वही व्यापार करेगी। फिर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो मतलब आप समझ रहे होंगे किस तरीके से बोलते नहीं है कि उंगली पकड़ के कमर पकड़ी जाती है। तो पहले भाई बंगाल में आए और बंगाल में क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, उसको अथॉरिटी मिली बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसियों में अधीक्षण करने की। देन क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसको पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पर समझ रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे मतलब भारत को अपने अधीन लेने के लिए व्यवस्थाएं बढ़ रही होती हैं। तो यहाँ पर हम आगे बात करें तो यहाँ पर संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इसमें अगर बात करें सर्वप्रथम जो बना था भारत का गवर्नर जनरल, वो कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, सभी को पता होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो कंपनी के यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश की सत्ता थी वो कंपनी के भी अधिकार को सीमित कर रही थी और अपनी एक तरीके से स्वयं
मतलब हस्तक्षेप कर रही थी। जैसे कि लिखा हुआ है कि व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए, केवल राजनैतिक कार्य ही करने को दिए। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य मतलब चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में स्थापित किया, मतलब शामिल किया। तो मैकाले जो थे सर्वप्रथम क्या थे, वो कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हुए थे परिषद में। आगे बात करते हैं, इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो भैया यहाँ क्या हुआ, जो परिषद है वो पूरी परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। तो इसी एक्ट में नियुक्तियों की योग्यताएं एवं संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। तो भैया जो मतलब की थे नियुक्ति थी, जो रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए योग्यता संबंधी मानदंड थे, उनको अपना करके भेदभाव को समाप्त किया गया। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। तो मतलब विधायी मतलब जो कानून बनाने की शक्तियाँ थीं, और जो जो उसका कार्यान्वयन जो करने थे, जो मतलब इम्प्लीमेंट करते थे। एक जो थे कानून बनाने वाले और कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले, उनको अलग अलग कर दिया गया। जैसे यहाँ पर है विधायिका और कार्यपालिका, उस तरीके से 1853 के चार्टर एक्ट में इसका विभाजन होता है। विधि निर्माण हेतु क्या हुआ, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। तो जब कानून बनाना है उसके लिए किसकी, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। और इसी में अगर बात करते हैं तो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसीलिए बोलते हैं कि भैया सिविल सेवा के जनक किसे मानते हैं, कार्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये प्रश्न कोश आ जाते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से ये मोटा माटी मतलब थोड़ा ये मान के चलते हैं कि जब हम संविधान को पढ़ रहे होते हैं तो आप एक अच्छी बुक से पढ़िएगा, और यहाँ पर जो होता है ये थोड़े से नोट्स होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इसके बाद यहाँ पर प्रश्नकोश की प्रश्नों की श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो आप सभी को पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके जिसके प्रथम जो थे न्यायाधीश वो थे सर एलिजा एम्पे। तो ये हो जाता है सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, तो बताना है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 73 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई, बात सही है। और अगर बात किया जाए तो लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो नहीं थे, एलिजा एम्पे थे। तो यहाँ पर केवल ए जवाब सही होगा, तो मतलब ए जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखने के लिए बोला है कि ऊपर वाले में तो व्याख्या देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भैया कि मिलान करिएगा। तो बोला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, मतलब जो कंट्रोल बोर्ड था उसकी स्थापना कब हुई, तो हुई थी भाई कब, ये होती पिट्स, और ये 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। उसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसको यहाँ पर दिया हुआ है किस तरीके से, कौन कौन था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है। बी ऑप्शन में फ़िलहाल थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखने में समस्या होगी, बशर्ते यहाँ पर इसका जो व्याख्या दी हुई इसको पढ़ लेते हैं। तो नियामक अधिनियम 73 का जो था उससे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो भैया जहाँ पर होगा 73 और सर्वोच्च न्यायालय मिला लेंगे। पिट्स भारत का भारतीय अधिनियम, नियंत्रण बोर्ड हमने बताया। कंट्रोल बोर्ड जो था वो 84 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत हुआ। उसके बाद बात करें चार्टर अधिनियम 1813 में, जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी। उसके बाद जो 1833 का अधिनियम था उसमें गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित था। तो सबसे पहले जो कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी वो मैकाले के रूप में हुई थी, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो मिला लेंगे, क्योंकि हमने इतनी चीज़ें यहाँ से पढ़ ली हैं पहले ही, बशर्ते क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था और इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी।
तो बताना है भैया। अभी देखा था यहाँ पर कि किस अधिनियम के तहत मिशनरियों को काम करने की अनुमति मिली थी। तो कहता है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, या प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ वो डी दिया हुआ है, तीनों के द्वारा। मतलब क्या हुआ, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उससे भी अंग्रेजी शिक्षा मतलब मैकाले वाला सिस्टम जो था। और बात करें जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर अभी इस जो चीज़ मेंशन नहीं की गई थी नोट्स में, तो इसके तहत। और प्राच्यविद मतलब जो प्राच्यविद थे, पुराने विद्वान थे, और अंग्रेज जो विद्वान थे उनके मध्य जो विवाद हुआ तो उसको लेकर के अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में पड़ती है। तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब तीनों सही होते हैं, अर्थात डी जवाब सही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। तो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। मतलब अब अंग्रेज क्या करने आए थे भैया, यहाँ शासन करने आए थे। तो जब शासन करेंगे, व्यापार करेंगे, उनको उनकी भाषा में बातचीत करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब यहाँ भारत का आदमी हिंदी बोल रहा है, शुद्ध देसी भाषा में बतिया रहा है, तो क्या होगा कि उनको मतलब कि व्यापार करने के लिए भाषा जरूरी थी। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जब किसी देश की संस्कृति को नष्ट करना हो, मतलब कहते हैं कि जब किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसके सबसे पहले संस्कृति और शिक्षा पर वार करना चाहिए। तो अंग्रेज वही कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो भारत की जो ओरिएंटल शिक्षा है, जो मतलब कि यहाँ की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, उसको उसको हतोत्साही कहो और कहो कि वो बेकार है, और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दो। तो वही आज अंग्रेजी पढ़ने वाले जो लॉर्ड मैकाले हैं उनके फूफा बने भारत में घूमा करते हैं, जो हिंदी भाषा को मतलब हिंदी भाषा बोलने वाले के प्रति जो नफरत रखते हैं या उनको कम पढ़ा लिखा समझते हैं, तो वो मैकाले के फूफा हो रहे होते हैं। फिलहाल मतलब भाषा की जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन किसी भाषा को हे दृष्टि से देखना, और ख़ासकर अपनी मातृभाषा को, ये बहुत दुखद होता है। और ये चिंतनीय है और विचारणीय भी है। तो सभी लोग इस पर विचार करें। अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, इनको संजोए रखना हम लोग का कर्तव्य होते हैं। तो भाई देखें, क्या कहता है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई थी। और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देना की थी। तो भैया क्या कहा गया कि भैया भारत में क्या करो, अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दो, उसके लिए 1 लाख रुपया ख़त्म करने की ग्रांट मिल गई थी। ठीक है। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले बकलोल आदमी था, जिसने पूरी भारतीय शिक्षा पद्धति को चौपट करके रख दिया गधे ने। तो लॉर्ड मैकाले। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटिंग के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा माध्यम मान लिया गया। ठीक है। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा की जो बात जो कह रहे थे वो नेता थे ट्रेविलियन। और अगर बात करें जो हमारी प्राचीन थी उसके थे एच.टी. प्रिंसेप। ठीक है। तो ये हो जाता है गुरु। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ, तो सभी को पता है 1813 का जो एक्ट होता है उसमें कहता है कि एकाधिकार तो समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन चीन के साथ व्यापार कर सकते हो और चाय का व्यापार आप जारी रख सकते हैं। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और आर की परीक्षा में 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद 33 के एक्ट में क्या हुआ था, तो सभी को पता है कि समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी जो थी केवल राजनीतिक कार्य करने के योग्य बची थी। तो भैया 13 में क्या हुआ, 13 में सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, बशर्ते चाय और चीनी मतलब वो नहीं, शुगर वाली नहीं, चीनी मतलब चाइना, वहाँ से व्यापार करने की छूट थी। और 33 में व्यापारिक सारे कार्य समाप्त कर दिए गए, कहें बेटा तुम केवल राजनीति पॉलिटिक्स संभालो। ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करो भाई विचार। इनमें से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिपत्य को चाय
का व्यापार था, चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त किया। कहने का आशा यही है कि चीनियों के साथ व्यापार करो, चाय का व्यापार करो, बाकी सब समाप्त, खल्लास, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो बात तो सही है, पहली वाली बात तो सही है। दूसरा कहता है कि इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया। तो भैया क्राउन की संप्रभुता जो आती है वो 1858 जो सिपाही विद्रोह होता है उसके बाद ही आती है, तो ये दो वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो बात सही है, भारत का जो राजस्व था, जो वसूली थी पैसे की, वो सारा अब ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया था। बाकी कंपनी अब केवल राजनीतिक चीज़ों की देखरेख कर रही थी। तो यहाँ पर 1 और 3 सही होगा, अर्थात सी जवाब सही होता है, सी जवाब सही होता है। सॉरी, 1 और 2 क्या कहता है भाई, 1 और 2 दे रहा है, तो देखना पड़ेगा एक बार। इसने कंपनी का अधिकार इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों को ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो भैया कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान देना, कि संप्रभुता पूरी तरीके से नहीं आई थी, सुदृढ़ किया था। तो सुदृढ़ करने का मतलब यही हो जाता है दोस्त, समझने में थोड़ा इसको ध्यान समझना है कि क्राउन जो था, जो ब्रिटिश राज था, वो एक तरीके से कंपनी के अधिकारों को अलग कर रहा था और एक तरीके से इनडायरेक्टली अपने अधिकार, अपने वर्चस्व को जमाने की कोशिश थी। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी के अधिकार जो समाप्त होंगे और केवल उसे राजनीतिक चीज़ दी जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें जो क्राउन के हाथ में आएंगी। तो उससे क्या होता है कि मतलब वो संप्रभुता, मतलब उस पर शासन करने के लिए थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाता है। कंप्लीटली तो 1858 के बाद होता है, लेकिन एक नींव पड़ जाती है, मतलब यहीं से उंगली पकड़ लेता है और कमर में हाथ डालने की कोशिश आगे जारी रहती है। और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो भारत का जो राजस्व था वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कंप्लीटली नहीं आता है। तो 1 और 2 सही हो रहा है, बाकी थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि कंपनी को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार भी बढ़ाया गया था, कब, 13 में, और 33 में क्या होता है, इसे समाप्त किया जाता है। तो 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में ला गया था। तो मतलब कंप्लीटली 1858 में लाया गया था। तो बात को समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना तो संभव बनाया था। तो चार्टर एक्ट 1833 था। इसी के तहत क्या हुआ था कि मतलब किसी भी व्यक्ति को जो उसका रंग, वर्ण, ये सारी जो चीज़ें थी उससे हट कर के मतलब हिस्सा लेने के लिए थोड़ा सा मतलब वो दी गई थी, छूट दी गई थी। मतलब किसी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। तो ये बात कहाँ होती है, ये होती है 1833 के अधिनियम में। तो यहाँ पर ए जवाब सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि धारा जो 87 थी 1833 के एक्ट के तहत, जिसमें कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान या वंश या वर्ण या इनमें से किसी कारणवश कंपनी के पद पर रहने के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। तो बात वही है, मतलब कि थोड़ा सा उसमें इनरोलमेंट हो जाए या इन्वॉल्व हो जाए, तो उसके लिए किसी को मतलब उसमें रिलीजन या उसका बर्थ जो प्लेस था या उसका जो वंश था या कलर था, ये चीज़ें मतलब अयोग्यता के मानक नहीं होंगे। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी मतलब पार्टनरशिप हेतु मुख्य बेस बनी। ये हो जाते हैं क्वेश्चन जो जहाँ पर बात होती है दोस्तों कि कंपनी का शासन। तो कंपनी के शासन में जो महत्वपूर्ण एक्ट होते हैं वो 73 का होता है, जिसके तहत क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी में आपकी एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। फिर पिट्स इंडिया मूवमेंट एक्ट आता है, जिसमें क्या होता है, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक किया जाता है। और अगर बात करते हैं, इसी में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना होती है। फिर 1886 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की मतलब एक वो शक्ति दी गई होती है कि वो परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है या लागू कर सकता है। और यहाँ पर प्रधान सेनापति की भी शक्तियाँ प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को। और दिन बात आती है, तो अगर बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट में, तो यहाँ पर होता है 1793 में
कंपनी का जो अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, व्यापार 20 वर्ष और कर सकता है। फिर आता है 1813 का एक्ट, इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए, मतलब वही बात हुई कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार कहाँ बात आई, तो 1813 के एक्ट में आती है। फिर बात आती है 1833 के एक्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1833 के एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। और इसी में एक बात और आती है कि जो भारतीय हैं उनको थोड़ी सी भागीदारी मिल जाती है, क्योंकि उनके धर्म, जन्म स्थान, वर्ण और गोत्र और जो भी कुछ है कलर वलर, उसके बेस पर उनको अयोग्य नहीं समझा जाएगा। मतलब उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील मिलेगी कि हाँ आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, तो ये हो जाता है। फिर बात करते हैं तो 1853 का चार्टर एक्ट आता है, तो जिसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब विधायी शक्तियों कार्यपालिका शक्तियों को पृथक किया जाता है, मतलब विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कब तक, ये हो जाती हैं दोस्तों 1858 से पहले, जब कंपनी का शासन था। अब क्या हुआ होता है कि एक सैनिक विद्रोह, मतलब 1757 जो प्लासी और बक्सर के युद्ध होते हैं, यहाँ से लेकर के 100 वर्षों में जनता जो है वो इन अंग्रेजों गोरों के शासन से प्रताड़ित होकर के दुखी हो जाती है। इतना हरामखोर परेशान कर लेते हैं ये लोग। देन क्या करती है, तो भारत की जनता एक विद्रोह कर देती है 1857 में, जिसे आप लोग जानते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, 1757 का सैनिक विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने उसको अलग अलग नाम दिए हैं। तो वहाँ तक दोस्तों होता है कंपनी का शासन। फिर कंपनी के ये सारे चीज़ें देखते हुए सरकार दबाव में आती है, मतलब ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट। देन क्या करती है, वो सीधे कहती है कंपनी हटो, अब हम सभी को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और हम अब अपने हाथ में सत्ता लेते हैं, मतलब अब कंपनी नहीं, अब हम तुमको बचाएंगे। तो भैया ब्रिटिश ताज के जब शासन के अधीन जो पारित अधिनियम है उन पर बात होती है। तो यहाँ से लिया हुआ है भाई, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि 1858 का जो अधिनियम था उसमें क्या हुआ कि भैया कंपनी के हाथ से सत्ता छीन करके सीधे ब्रिटिश ताज, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। अब गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। तो मतलब जो अभी तक पहले देखो बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 में क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और फिर यहाँ 1858 में गवर्नर जनरल हट करके अब वायसराय बन गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना। मतलब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का एक आदमी यहाँ बैठा दिया गया कि भैया तुम बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कौन बना था पहला वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग, सभी को पता है, भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। तो भारत में एक राज्य सचिव जो सेक्रेटरी था उसके भी पद का गठन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। मतलब जो पूरी तरीके से भारत को नियंत्रित कर सकता था, इतनी शक्तियां दे रखी थी किसको, राज्य सचिव को। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य थे, एक कमेटी का जो परिषद थी उसका गठन कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। ठीक है, फिर आता है 1861 का अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ध्यान से ही पढ़ना, यही सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो 1861 में क्या होता है कि भारतीयों को कानून बनाने में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी जो होती है वो यहीं से मिलती है। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मतलब क्या हुआ कि अभी जो मद्रास और जो बम्बई थी, जो प्रेसिडेंसियाँ थी, उनको भी अधीक्षण करने की जो अथॉरिटी थी वो बंगाल के पास थी। लेकिन अब क्या हुआ, पुनः उनको शक्तियाँ दे दी गई और जो पावर थी उसको विकेंद्रीकरण किया गया। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। तो 1861 वाले अधिनियम में क्या बोल रहा है कि जो वायसराय है वो आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए मतलब उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। मतलब अध्यादेश जो पारित करेगा वो 6 महीने की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या होता है, तो भारत से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। नेक्स्ट बात करें तो केंद्रीय विधान परिषद
के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो 1892 का अधिनियम था, उसमें बजट पर बहस कर सकते थे और 6 दिन पहले पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला 1892 में। बात समझ में आ रही होगी। परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब समझ रहे हो ना विनोद, किस तरीके से गोल गोल घुमाया जा रहा है। आगे बात करें तो सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, तो एक तरीके से निर्वाचन जो था, इलेक्शन, वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, ये पार्लियामेंटो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें बात करें तो ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखना है भाई कि यहाँ पर इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और पहली बार जो शामिल साहब हुए थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इस अधिनियम के ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। मतलब केंद्र और प्रांत की विधायकी जो शक्ति थी उसको इम्प्रूव किया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार था। इसमें पृथक निर्वाचन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, एक तरीके से मतलब फूट डालो राज्य करो का पहला बीज यहाँ पर अंग्रेजों ने बो दिया था। और मतलब मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति का प्रावधान करने की बात होती है। फिर बात आता है यहाँ पर, फिर दोस्तों बात आती है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें बात करते हैं, इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली अपना ली गई। और यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर मतलब एक तरीके से रिलीजन में डिवाइड कर दिया, संप्रदायों के आधार पर डिवाइड कर दिया। और सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी ये लागू कर दिया गया। तो मतलब डिवाइड एंड रूल लागू हो चुका है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, तो दो सदनीय व्यवस्था केंद्र में कहाँ आई, 1919 में। और यहाँ से क्या होता है, प्रांतों में द्वैध शासन भी कहाँ से आता है, 1919 में आता है। जिसमें प्रांतीय विषयों में दो भागों में डिवाइड किया गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। मतलब एक रिजर्व कर दिया गया था और एक जो था जो मतलब ट्रांसफ़र किया जा सकता था। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तरदायी शासन मतलब एक तरीके से हाँ फूफा बनने की कोशिश हो रही थी। तो इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था और जिसका कार्य था 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट देना। तो भैया ये 9 से 19 में आया, 19 के बाद ये आना था कब, 29 में। लेकिन होता क्या है कि ये इसके बाद 1929 में आने से पहले मतलब कि जो भारत में इतनी मतलब अंग्रेज़ों के प्रति जो भावना व्याप्त हो चुकी थी, तो उसको देखते हुए अंग्रेज़ों ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन ला दिया होता है। सभी को पता होता है साइमन कमीशन के विषय में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के विषय में आप लोग इसमें अच्छी तरीके से पढ़ रहे होते हैं। फिलहाल जो यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ उस पर हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, संघात्मक मतलब संघ के रूप में सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन। तो 35 वाले अधिनियम में क्या होता है दोस्तों, जो प्रांतों का द्वैध शासन 1919 में लागू हुआ था, अब वो केंद्र में वो जो प्रणाली थी वो लागू कर दी गई। और भारत में एक रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई की स्थापना हुई कब, 1935 में। और इसी में वर्मा को भारत से अलग भी किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत ही। और बात करें तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। मतलब सबको डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल, मरो कटो सब, इसे लायक हो तुम लोग। तो ऐसा करके इन्होंने सब जहाँ पर दिया, वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण कहाँ हुआ, 1935 वाले अधिनियम के तहत ही हुआ। इसके तहत प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, मतलब 2 सदन बनाए गए, विधानसभा जैसे विधान परिषद उस तरीके से। और फिर भैया आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। और भैया 2 भागों में डिवाइड कर दिया भारत को, एक को पाकिस्तान सालों ने बना दिया, एक को बना दिया भारत। और दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके तहत जो हुआ क्या, ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो भैया प्रश्न कोशों पर आते हैं जो यहाँ पर
अभी तक पढ़ा उससे मिले जुले क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि बजट पर बहस करने की जो शक्ति थी कहाँ मिली, तो 1892 में बजट पर बहस कर सकते थे। और इस अधिनियम के तहत 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी भारतीयों को मिली थी। तो 1892 में इतनी अथॉरिटी मिली थी कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो बजट पर बहस कर सकते हैं और जो कार्यपालिका है जो कार्य को इम्प्लीमेंट करती उससे 6 दिन पहले नोटिस जारी करके प्रश्न पूछने की अनुमति थी। लेकिन हुआ क्या कि भैया मताधिकार, मतलब जो प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न जो थे, और मताधिकार भी नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। तो सांप्रदायिकता का बीज कहाँ बोया गया था, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्त, और 1909 में मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो ये दो महाप्राणी होते हैं, मार्ले और मिंटो। अगर हम इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो मार्ले और मिंटो ये दो महानुभाव होते हैं। और इसमें से एक होते हैं साहब, एक होते हैं सचिव और एक होते हैं वायसराय। एक होते हैं दोस्तों सचिव और एक होते हैं वायसराय होते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सांप्रदायिकता का बीज मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन पद्धति 1909 में। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 का अधिनियम था, ये जवाब सही हो जाएगा। जहाँ पर जो प्रांत का द्वैध शासन था, मतलब दोहरी शासन, दो शासन करने की व्यवस्था, मतलब एक ही क्षेत्र में दो लोग शासन करेंगे। तो वैसी व्यवस्था पहले प्रांतों में थी 1919 के अधिनियम के तहत, लेकिन जब 35 का अधिनियम आया तो प्रांतों से हटा दिया और क्या कर दिया, पूरे केंद्र में सेंट्रल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, तो बताओ भैया। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में। तो प्रांत में तो थी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो ये तो हुई थी गुरु 1909 में हुई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये जवाब सही होगा। तो केवल 1 और 3 इसमें सही होंगे। और जो दे रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक जो निर्वाचक मंडल थे वो 1909 में बनाए गए थे, तो दूसरा वाला नहीं होगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी जवाब सही होगा। थोड़ा सा भाई चिल्ला पिल्ली यहाँ पर बहुत मच रही है, मोमो जो मोज बेचने वाले बाहर लोग चिल्ला रहे हैं, तो खैर उनकी आवाज़ पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। और ध्यान दोगे भी क्यों, वो तो है नहीं श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपको गाना सुना रहे हैं, उससे अच्छा तो हम ही बता रहे हैं थोड़ा सा, तो हमारी आवाज़ पर ध्यान देना आप लोग। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यहाँ पर जो दो लोग हैं, मॉन्टेग्यू जो हैं वो वायसराय हैं, और जो चेम्सफोर्ड हैं ये कौन है, सचिव होते हैं। जैसे मार्ले जो होते हैं वो वायसराय, और जो मार्ले मिंटो जो होते हैं वो क्या होंगे दोस्त, वो होंगे यहाँ पर सचिव होंगे। तो वहाँ भी दो लोग थे, मार्ले मिंटो, यहाँ पर थे मॉन्टेग्यू और देखते चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो बड़ा लंबा सा यहाँ पर दे दिया है। खैर, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो कब बनाई गई थी, 1909। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो था भारतीय विधान पालिका 2 सदन वाली थी, ठीक है, 2 सदन वाली थी, जिसमें क्या दिया गया है भाई कि द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी जो सदन था वो राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जिसकी मतलब कार्यकाल 5 वर्ष होता था। और अगर बात करें तो निचला सदन था केंद्रीय विधानसभा, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है। बाकी सारे सदस्यों के विषय में दिया हुआ, कितने सदस्य मनोनीत होंगे, कितने ये होंगे, कितने वो होंगे, तो वो हो जाता है। द्विसदनीय विधायिका लाया 1919 में। तो यहाँ पर क्या था, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो सबसे पहले आई थी वो 1919 में आई थी। ये प्रांतों की बात है, हालांकि यहाँ पर प्रांत और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1919 ही जवाब होगा, सी जवाब होगा। 10 कहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश, तो ये 1935 का जो अधिनियम था उसमें राष्ट्रपति जो था वो अध्यादेश जारी कर सकता था, मतलब राष्ट्रपति क्या
राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ये प्रेरित है 1935 के अधिनियम से, क्योंकि यहाँ पर बात होती है कि जो विधान परिषद के मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि 1861 में भारत परिषद अधिनियम को ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था उसको ये मतलब अथॉरिटी दी गई थी कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करेगा जो मतलब भारत की परिषद, जो उस समय परिषद थी, तो विधान परिषद के अनुमति के बिना ही जारी कर सकता था। तो जो अनुच्छेद 123 में आज वर्तमान समय में जो आज का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, उसकी अथॉरिटी जो दी हुई वो अनुच्छेद 130 में दी हुई है। तो ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से ली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो भैया इसमें जो होता है जवाब होता है आपका ए, जवाब होगा 1926। ए और सी 1945 मतलब 1945। हाँ, यहाँ पर जो बता रहे हैं केंद्रीय विधानसभा है उसके जो निर्वाचन हुए हैं वो किस अधिनियम के तहत हुए हैं? तो 26 वाला जो इलेक्शन हुआ या 1945 वाला? तो ए और सी यहाँ पर जवाब सही होगा। सी 1926 और 45 केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। मतलब जो अथॉरिटी, जो प्रावधान थे 1919 के अधिनियम में, उसी के बेस पर 26 और 45 का केंद्रीय विधानसभा का इलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत्त किया गया। तो ये हो जाता है दोस्त 1935 में। 1935 में इसी में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत नियम था। मतलब जो भारत में आज भी कहते हैं कि सर्वाधिक चीज़ें ली गई हैं वो 1935 के अधिनियम के तहत ही ली गई हैं। तो ये ब्रिटिश संसद ने जो बनाया था सबसे लार्जेस्ट जो अधिनियम था वो ये 1935 का ही था। और साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। मतलब एक तरीके से डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन किस में किया गया? तो 1935 के अधिनियम में, अभी ऊपर ही पढ़ा है हम लोगों ने, जिसमें क्या हुआ, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों को डिवाइड किया गया। तो ये सारी चीज़ें बात हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पूछा है। तो इसमें पूछा है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो भैया महासंघ कहाँ, ही डिवाइड ही कर रहे थे। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। तो हाँ, मतलब यहाँ पर विभाजन ही हुआ था। या प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था? तो ये भी नहीं था। मतलब प्रांतीय स्वतंत्र नहीं होंगे ऐसी बात तो खैर नहीं थी। और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो विशेषता नहीं थी। तो बोला है कि इसमें से क्या था भैया कि जो था बी वाला नहीं था, मतलब कि महासंघ का, अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान। एक सेकंड, क्या कहता है, क्या कहती पब्लिक? तो 35 में मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं थी। तो हाँ, एक चीज़ है, महासंघ तो बनाया था परंतु इसमें क्या किया था कि शक्तियों का विभाजन कर दिया था। जैसे हमारा बात करते हैं तो हमारा जो देश है वो महासंघ है। महासंघ है मतलब एक पूरा देश है, उसके तहत राज्य हैं। जबकि कहीं मतलब अमेरिका में जैसे देखें तो वो क्या है, यूनियन स्टेट है, मतलब कई सारे राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन यहाँ हमारे वहाँ जो है वो राज्य जो है वो देश से अलग नहीं है, उसके अंग हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। तो यहाँ पर यही सही नहीं होता है। मतलब क्या, अवशिष्ट विषय, मतलब कि जो अवशिष्ट विषय थे वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित नहीं किए गए थे। तो ये वाला बी जवाब सही होगा, जहाँ प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो प्रांत जो है वो स्वतंत्र एक तरीके से होते ही हैं। मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मतलब जैसे एक सेंट्रल में व्यवस्था होती है वैसे ही प्रांत में भी होती है, बशर्ते ये अभिन्न अंग होते हैं देश का। और इसमें द्वैध शासन भी, मतलब राज्य से हटा दिया गया था प्रांत से और केंद्र में लगा दिया गया था। तो यहाँ पर बात आती है कि बी जवाब सही होगा। ये भैया क्वेश्चन। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत संघीय व्यवस्था मतलब एक तरीके से यूनियन, और उसमें भी केंद्र में द्वैध शासन, दोहरा शासन।
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भैया 1935 में हुआ था। मतलब पूरा भारत एक राज्यों का संघ होगा, जैसे कि हम लोग का है एक संघ है। उसके बाद बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघीय व्यवस्था तो 1935 का अधिनियम है, संघीय व्यवस्था की बात आएगी। यहाँ पर अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ये किसको मिलेंगी भाई? गवर्नर जनरल को मिलेंगी। किसको मिलेंगी? गवर्नर जनरल को मिलेंगी। जो मतलब कि जो बची हुई शक्तियाँ होती हैं वो किसे मिल जाती हैं? गवर्नर जनरल को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? मतलब कि देश के लिए लिखित संविधान तो यही होगा, ए वाला। देश के लिए लिखित संविधान की बात तो भाई 1947 के बाद ही आती है, तो यही हो जाएगा। बाकी चीज़ें विधानमंडल के निर्वाचन एवं जवाबदेह प्रतिनिधि एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समवाचित मतलब नॉमिनेट किया जाना। तो ये चीज़ें 1935 के अधिनियम में ही, लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। ये अधिनियम पारित हुआ था ब्रिटिश संसद से, जो कि एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट अधिनियम था। जितने भी अधिनियम अभी तक पारित हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है? कहने का मतलब क्या है कि आज का जो भारतीय संविधान में उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो कॉपी पेस्ट है कहाँ से? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो यही हो जाएगा, इसकी प्रमुख विशेषता यही है। स्वतंत्रता कहाँ मिली थी भाई? विभाजन उल्लेख नहीं है, रियासतें अभी नहीं समाप्त हुई थी, तो ये जवाब सही है। आसान सा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्मा को अलग कब किया गया था? जो बर्मा था वो भारत का अंग था, जिसे 1935 के एक्ट के तहत अलग किया गया था। तो यहाँ पर सी जवाब सही हो जाएगा, 35 के अधिनियम के तहत। तो आज का जो सेशन था दोस्तों ये यहीं समाप्त होता है। इसमें क्या था, मूल रूप से जो वो प्रश्न थे जो भारत की संवैधानिक विकास मतलब संविधान के जो डेवलप हुआ है वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं 73 से लेकर के 1773 से लेकर के जो 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था यहाँ तक की। तो ये दो भागों में डिवाइड था। एक बार जब कंपनी शासन चला रही थी और जब जनता ने विद्रोह किया कंपनी से तंग आकर के, जब एक लड़ाई लड़ डाली इन अंग्रेज़ों से, बरतानिया हुकूमत से, तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश जो ताज था उसके मतलब शासन के अधीन जो अधिनियम पारित हुए उनको दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं। तो ये सारे अधिनियम थे, ये भी मतलब एक व्यवस्था चलाने के लिए नियम बनाए जा रहे थे। तो ये नियम सारे क्या कहलाते हैं? ये अधिनियम कहलाते हैं। कहीं न कहीं ये वही चीज़ें हैं, संविधान का भाग ही होता है, या कहें कि पूरे समाज को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई, जो प्रावधान किए गए, वो भी क्या होते हैं? संविधान ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रहीं। फिर जब भारत ने अपना संविधान बनाया तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें उठाई, जिसमें से मैक्सिमम जो बात होती है कहाँ से ली गई? तो 1935 का जो एक्ट था उससे बहुत सारी चीज़ें उठा करके रखी गई भारतीय संविधान में। तो दोस्तों आज का सेशन तो ये समाप्त होता है। आगे हम लोग बात करेंगे जो संविधान सभा की जो बैठकें होती हैं और निर्माण प्रक्रिया जो होती है किस तरीके से बनी, तो उस पर विचार विमर्श होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छी तरीके से पढ़ते रहें और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।